हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश की डेली 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हमारा वीडियो नंबर 10 है, जिसका टॉपिक है लिटरेरी डिवाइसेस। तो इसमें हम लोग जो साहित्यिक उपकरण है जैसे एलिट्रेशन, मेटाफोर, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, इसके बारे में क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज के 60 क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रेज ही रैन एंड रैन एंड रैन। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा है, रिपीटेशन है, एपीफोरा है या एसोनेंस है। तो यहाँ पर देखिए है रिपीटेशन। जब एक ही शब्द बार बार यूज़ होता है तो उसका यूज़ कहलाता है रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉसेस इज कॉल्ड एपीफोरा, एसोनेंस, एनाफोरा या कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज जो बिगिनिंग में होता है, फिर उसके बाद वाले में होता जाता है, वो कहलाता है एनाफोरा। जब दो या दो से अधिक वाक्यों या पंक्तियों की शुरुआत जो है वो एक ही शब्द से होती है, तो वो होता है आपका एनाफोरा। जैसे आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, और हम लोग पढ़ते हैं ना वाटर यूजेस फॉर दिस, वाटर यूजेस फॉर दैट। ऐसे ही कोई भी आपका काव्य है और वो काव्य में क्या हो रहा है, जो शुरुआत की लाइन है वो बार बार रिपीट हो रही है। रिपीटेशन में हमने क्या देखा था कि वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एनाफोरा है इसमें क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग का सेंटेंस होता है या वर्ड रहता है वो बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिवाइस इन आई वॉन्ट हर, आई नीड हर, आई लव हर। अब यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, एपीफोरा है, एनाफोरा है, पैराडॉक्स है या रिपीटेशन है। तो आई वॉन्ट हर, आई नीड हर, आई लव हर, इसमें आई रिपीट हो रहा है, तो आई रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा एपीफोरा। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा में आपका स्टार्टिंग का वर्ड रिपीट होता है और एपीफोरा में क्या होता है, अंत का रिपीट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीफोरा। यहाँ पे हर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉसेस नोन एज। तो अभी हमने पढ़ा है कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड जो एंड में, जब शुरू में होते हैं तो वह एनाफोरा कहलाता है, और एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉसेस मतलब आगे अगले क्रम में आपका एंड का वर्ड जो है वो रिपीट होता है, वो क्या कहलाता है, एनाफोरा कहलाता है, कॉन्सोनेंस कहलाता है, एपीफोरा कहलाता है या आयरनी कहलाता है। तो वो कहलाता है एपीफोरा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। लाइक आई वॉन्ट हर, आई नीड हर, आई लव हर, तो हर 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 रिपीट हो रहा है ना, तो वो हो जाता है एपीफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर द मेलो वेडिंग बेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पैराडॉक्स या रिपीटेशन। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, आपको सुनना है, क्या सुनना है, मेलो वेडिंग बेल्स। तो वो किसका एग्जाम्पल है, ये है एसोनेंस का। मेलो, वेडिंग और बेल्स, इसमें कौन सा वॉवेल रिपीट हो रहा है, सब में ई आ रहा है और कंटिन्यूएशन में आ रहा है। देखिए मेलो, वेडिंग, बेल्स, तो ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाता है एसोनेंस। ठीक है, जहाँ वॉवेल्स की पुनरावृत्ति हो उसको कहा जाता है एसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपीटेशन ऑफ अ कांस्टेंट साउंड विद इन और एट द एंड ऑफ वर्ड। तो रिपीटेशन है एक कॉन्सोनेंट साउंड का, व्यंजन ध्वनि की क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति हो रही है एंड ऑफ वर्ड्स में या तो फिर वर्ड्स के बीच में, उसको क्या कहा जाता है, एसोनेंस कहा जाता है, एलिट्रेशन कहा जाता है, कॉन्सोनेंस कहा जाता है या एनाफोरा। तो एसोनेंस आपका क्या होता है, जो कि वॉवेल ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। एलिट्रेशन क्या है, हिंदी में अनुप्रास अलंकार है ना, वर्णों की आवृत्ति होती है। एनाफोरा जो हमने पढ़ा था कि शुरू का जो वर्ड है पूरा वर्ड रिपीट होता है या सेंटेंस, फ्रेज रिपीट होता है, वाक्य। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसको बोला जाता है कॉन्सोनेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोवर्ब द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, विच डिवाइस इज़ प्रेजेंट थ्रू द रिपीटेड आर साउंड। तो यहाँ पर हमको अर्ली बर्ड,
और कैचेस द वॉर्म। आर का वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, एक ही जगह पर रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये बोलोगे कि दी में भी ई है, अर्ली में भी ई है, कैचेस में भी ई है, तो यहाँ पर ई रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही है ना, तो द में द बोल रहे हो तो वहाँ पे लास्ट में आवाज़ आ रही है, दी बोल रहे हो तो अर्ली में ई की आवाज़ पहले आ रही है, ठीक है। ई की तो आवाज़ ही नहीं आ रही, तो ऐसे रिपीट नहीं होता। रिपीट कैसा होता है, एक ही जगह पे, जैसे अर्ली बर्ड पीछे से सेकंड में रिपीट हो रहा है ना, तो ऐसे आना चाहिए। वॉर्म, तो ये जो है आपका अर्ली बर्ड वॉर्म, अर्ली में भी हट गया, बर्ड और वॉर्म में लास्ट सेकंड में आपका लास्ट में रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर आर का साउंड रिपीट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एसोनेंस कहलाएगा, आयरनी कहलाएगा, कॉन्सोनेंस या रिपीटेशन। तो ये कहलाएगा आपका कॉन्सोनेंस, दोनों में आर ध्वनि का दोहराव है। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन is a classic example of dash, irony, पैराडॉक्स, एनाफोरा या एसोनेंस। तो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, क्या मतलब होगा, बच्चा जो है वो आदमी का पिता है। क्या बच्चा आदमी का पिता होता है कि आदमी बच्चे का पिता होता है? आदमी बच्चे का पिता होता है ना, पर यहाँ पे उल्टा दिया है। तो जहाँ पर ऐसे उल्टा दिया रहता है ना, वो होता है पैराडॉक्स, जो विरोधाभासी कथन होता है। गहराई से सोचने पर साबित होता है कि बच्चा पिता कैसे होता है, पर अर्थ अनुभव और बचपन के प्रभाव से है, इसीलिए ये कथन क्या है, पैराडॉक्स है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ आयरनी ऑकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट। कौन सी आयरनी होती है जिसमें ऑडियंस जानती है कि क्या हो रहा है, पर कैरेक्टर्स नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं, कुछ शो देखते हैं, कुछ अलग अलग कहानियाँ देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम खुद से आइडिया लगाते हैं ना कि ये ऐसा हो रहा है, पर किसी कैरेक्टर को उस चीज़ के बारे में नहीं पता रहता। तो उस आयरनी को क्या बोला जाता है, वर्बल आयरनी बोला जाता है, सिचुएशनल आयरनी बोला जाता है, ड्रामेटिक आयरनी या स्ट्रक्चरल आयरनी। तो वो आयरनी कहलाती है हमारी ड्रामेटिक, जिसमें दर्शकों को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिल्म का जो वो पात्र है उससे अनजान है, इसको बोला जाता है ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेइंग व्हाट अ प्लेजेंट डे during a severe storm is an example of dash, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, पैराडॉक्स या कॉन्सोनेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कितना खुशनुमा दिन है, व्हाट अ प्लेजेंट डे, कब बोल रहे हैं, ड्यूरिंग अ सीवियर स्टॉर्म, जब बहुत ज़्यादा बुरा तूफान आया हुआ है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वर्बल आयरनी का, ड्रामेटिक आयरनी का, पैराडॉक्स का या कॉन्सोनेंस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्बल आयरनी। जो व्यक्ति बोलता है ठीक उसका उल्टा होता है, जिसको कटाक्ष या व्यंग्य बोला जाता है। अगला सवाल है कॉन्ट्रडिक्शन दैट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ इज डिफाइंड एज। एक कॉन्ट्रडिक्शन जो रिवील करता है गहरे सत्य को, उसको क्या बोला जाता है, आयरनी बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं या एसोनेंस बोलते हैं। तो एनाफोरा तो आपका काव्य में होता है, जिसमें क्या होता है, आपका शुरुआत का वर्ड या फ्रेज जो रहता है वो रिपीट होता है। एसोनेंस क्या होता है, जहाँ पर आपके स्वर वर्ण की आवृत्ति होती है। यहाँ पर हमको आयरनी और पैराडॉक्स में से बताना है, तो जो डीपर ट्रुथ बताता है वो कहलाता है पैराडॉक्स, जो विरोध के माध्यम से गहरा सच बताता है। अगला सवाल है इफ़ अ पोएम रिपीट्स द सेम वॉवेल साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स, द रेन इन स्पेन दिस इज। तो नियर बाई वर्ड्स में जब सेम वॉवेल साउंड रिपीट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, एपिफोरा या रिपीटेशन। तो उसको बोला जाता है एसोनेंस। कॉन्सोनेंस किसको बोला जाता है, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो आप जानते हो ना, वॉवेल जो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको छोड़ के जो बाकी 21 अल्फ़ाबेट होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ यूज्ड व्हेन अ पोएट इंटेंशनली यूजेस अ वर्ड दैट मिमिक्स द साउंड इट डिस्क्राइब्स। ओनोमेटोपोइया, आयरनी, कॉन्सोनेंस या एनाफोरा। तो कौन सा डिवाइस यूज़ होता है जब पोएट इंटेंशनली एक वर्ड यूज़ करता है जो मिमिक करती है साउंड को जो डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है, ओनोमेटोपोइया बोला जाता है, आयरनी, कॉन्सोनेंस या एनाफोरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। जब शब्द ही उसकी ध्वनि को प्रकट करते हैं, जैसे बज, हिस, बैंग, छम छम, तो उसको क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क डीप डेजर्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, एसोनेंस, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स या एपिफोरा।
एपिफोरा। तो यहाँ पर देखते हैं डार्क डीप डेजर्ट जो है वो एग्जाम्पल है किसका, एलिट्रेशन का। हमने कॉन्सोनेंस देखा, हमने एसोनेंस देखा, अब आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसको बोला जाता है, जब शुरू के वर्ण की आवृत्ति होती है उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। एसोनेंस किसको बोला जाता है, जब ध्वनि की आवृत्ति तो हो लेकिन कहाँ पर हो, वर्णों के बीच में हो। ठीक है, तो जब वर्णों के बीच में स्वर की आवृत्ति होगी तो एसोनेंस, वर्णों के बीच में या अंत में व्यंजन की आवृत्ति होगी तो कॉन्सोनेंस, पर वर्ड के शुरुआत में जब आपके वर्ण की आवृत्ति होगी तो वो कहलाएगा एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लिटरेरी डिवाइस रिलाइज ऑन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। कौन सा लिटरेरी साहित्यिक उपकरण है जो रिलाई करता है, किस पर रिलाई करता है, कॉन्ट्रास्ट हो किसके किसके बीच में, एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन मतलब होता है आपकी आशा, और रियलिटी सच्चाई के बीच में। तो वो क्या होता है, पैराडॉक्स होता है, आयरनी होता है, रिपीटिशन होता है या एनाफोरा होता है। तो वो होता है आपका आयरनी। उम्मीद और वास्तविकता के बीच का अंतर क्या कहलाता है, आयरनी, विडंबना। अगला सवाल है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज डिफाइंड एज अ डेलिब्रेट एग्जीग्रेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो डिफाइन करता है एज अ डेलिब्रेट एग्जीग्रेशन ऑफ एम्फेसिस और इफेक्ट। ऑप्शंस है मेटाफोर, हाइपरबोले, अंडरस्टेटमेंट या पर्सनिफिकेशन। तो एग्जीग्रेशन जब किया जाता है किसी इफ़ेक्ट का, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है तो उसको बोला जाता है हाइपरबोले। ठीक है, जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है ताकि उस पर जोर दिया जा सके तो उसको हाइपरबोले या अतिशयोक्ति कहा जाता है। अगला सवाल है, दी स्टार्स डांस प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, मेटाफॉर, पर्सनिफिकेशन, सिमिली या हाइपरबोले। तो स्टार्स जो है वो नाच रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, खेलते हुए, कहाँ पर, मूनलिट स्काई में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, सिमिली है या हाइपरबोले है। तो जब स्टार डांस कर रहे हैं मतलब सितारे नाच रहे हैं, अब सितारों को किसकी संज्ञा दी गई है, इंसान की, इसलिए इसको बोला जाता है पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी, निर्जीव को मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया जाता है तो ऐसे में होता है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। अगला सवाल है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, मेटाफॉर, सिमिली, पर्सनिफिकेशन या सिम्बॉलिज्म। तो एक टर्म है या फिगर कौन किसके लिए, फिगर ऑफ स्पीच के लिए जो कंपैरिजन करता है दो असमान चीज़ों को, कैसे करके, लाइक लिख के या एज लिख के। तो उसको क्या बोला जाता है, मेटाफॉर बोला जाता है, सिमिली बोला जाता है, पर्सनिफिकेशन बोला जाता है या सिम्बॉलिज्म बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है सिमिली। जो अलग अलग दो चीज़ें रहती हैं उनमें दोनों में तुलना की जाती है, ठीक है, और वो तुलना हम उसके साथ लिखते हैं लाइक और एज, तो वो कहलाता है सिमिली, उपमा अलंकार। अगला सवाल है, विच डिवाइस कंपेयर्स टू थिंग्स बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज़ द अदर। तो कौन सा डिवाइस है जो कि कंपेयर करता है दो चीज़ों को, ऐसे बताता है कि पहली चीज़ जो है वो दूसरी है, वहाँ पे लाइक और एज नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन या ओनोमेटोपोइया। तो उसको बोला जाता है मेटाफोर, रूपक अलंकार। यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं रहता बल्कि एक चीज़ को सीधे दूसरी बता दिया जाता है, जैसे लाइफ इज़ एज अ रोलर कोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बजिंग बी फ्लू पास्ट यूजेस विच साउंड बेस्ड डिवाइस। तो बजिंग बी फ्लू पास्ट है, वो कौन सा साउंड बेस्ड डिवाइस बता रहे हैं, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस या एसोनेंस। तो यहाँ पर बजिंग बी है, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ओनोमेटोपोइया, मधुमक्खी की आवाज़ नकल कर रहा है सीधे, ठीक है, तो ध्वनि का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइस ऑकर्स व्हेन द आउटकम्स ऑफ अ सिचुएशन इज कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जो होता है जब आउटकम होता है, सिचुएशन का जो रिजल्ट निकलता है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी होता है, मतलब जो होना चाहिए उससे अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी या पैराडॉक्स।
तो उसको बोला जाता है सिचुएशनल आयरनी। जब स्थिति जिसकी उम्मीद थी वैसा नहीं होता उसको बोला जाता है सिचुएशनल आयरनी। जैसे कि एक फायर स्टेशन में आग लग जाना, तो फायर स्टेशन आग बुझाता है पर उसी में आग लग गई, तो ये क्या है, सिचुएशनल आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ pickled peppers is a classic example of dash assonance, alliteration, consonance या एनाफोरा। तो यहाँ पे पी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, व्यंजन है, लेकिन कहाँ पर हो रही है, शब्द के शुरुआत में। तो जहाँ पे शब्द के शुरुआत में आवृत्ति होती है वर्ण की, वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ पैराडॉक्स इन लिटरेचर। कौन सा मेन उद्देश्य है पैराडॉक्स किसी साहित्य में यूज़ करने का। टू कन्फ्यूज़ द रीडर, टू राइम वर्ड्स, टू रिवील अ डीपर और हिडन ट्रूथ, टू डिस्क्राइब साउंड्स। तो जो मेन पर्पस है पैराडॉक्स यूज़ करने का वो है रिवील अ डीपर और हिडन ट्रूथ। पैराडॉक्स विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य गहरे सत्य को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस रिपीट्स द सेम वॉवेल साउंड्स इन नियर बाई वर्ड सच एज द रेन इन स्पेन। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि जब नियर बाई वर्ड रिपीट होते हैं, शुरू के नहीं, कहाँ के, बीच के, तो उसको क्या बोला जाता है आपका, या तो एसोनेंस या तो कॉन्सोनेंस। जब वॉवेल रिपीट होते हैं तो कहलाते हैं ऑसोनेंस, और कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो कहलाता है कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पर वॉवेल रिपीट हो रहा है, रेन इन स्पेन, ए रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये कहलाएगा एसोनेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर या इमेजरी। तो ह्यूमन क्वालिटीज़ देना किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को, मानव की संज्ञा देना, निर्जीव चीज़ को सजीव की संज्ञा देना क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, मानवीकरण। मानवीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a writer says it is not the best weather during a hurricane, what device is being used? हाइपरबोले, अंडरस्टेटमेंट, लिटोट्स, सिमिली या पैराडॉक्स। तो जब एक राइटर बोलता है कि ये बेस्ट वेदर नहीं है, कब, एक हरिकेन में, जब आपका हरिकेन आया हुआ है, चक्रवात आया है, उस वक्त राइटर बोल रहा है कि ये बेस्ट वेदर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरबोले कहलाएगा, अंडरस्टेटमेंट कहलाएगा, सिमिले कहलाएगा या पैराडॉक्स कहलाएगा। तो वो कहलाएगा अंडरस्टेटमेंट। जब किसी बहुत बड़ी बात को जानबूझकर कम या साधारण बोलते हैं ना, तो उसको बोला जाता है अंडरस्टेटमेंट या तो फिर लिटोट्स। चक्रवात आया है, तूफान आया है, तो वो एक भयानक स्थिति है, तो आपको उसको बताना है कि ये स्थिति भयानक है। आप बस ये बोलोगे कि अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ को आप बड़ी सी चीज़ को घटा के बता रहे हो, इसीलिए ये कहलाता है अंडरस्टेटमेंट या लिटोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट और वर्ड रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो कौन सा डिवाइस यूज़ होता है जब ऑब्जेक्ट या वर्ड रिप्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को। एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है आपका मनोभाव, ठीक है, मनोभाव को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिगरी बोलते हैं, सिम्बॉलिज्म बोलते हैं, मेटाफोर बोलते हैं या एल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई डिवाइस जो है वो ऑब्जेक्ट या वर्ड यूज़ करता है जो रिप्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, वो होता है आपका सिंबॉलिज्म, प्रतीकवाद। भौतिक वस्तु किसी गहरे विचार को दर्शाती है। जैसे सफ़ेद कबूतर किसका प्रतीक है, शांति का। लड़ाई हो रही है और आप वहाँ पे वाइट झंडा दिखा रहे हो, मतलब आप लड़ाई को रोकना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, सिंबॉलिज्म। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग और हिस्टोरिकल और लिटरेरी सिग्निफिकेंस। तो जो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी चीज़ का, उसको क्या बोला जाता है, एलिट्रेशन बोला जाता है, एल्यूजन बोला जाता है, एनोलॉजी बोला जाता है या मेटोनिमी बोला जाता है। तो जो ब्रीफ या इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या हिस्टोरिकल या लिटरेरी सिग्निफिकेंस का, उसको बोला जाता है एल्यूजन। जब लेखक बिना विस्तार बताए किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक या साहित्यिक घटना का इशारा करता है, तो उसको बोला जाता है एल्यूजन। नेक्स्ट है, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोले, सिमिले या अंडरस्टेटमेंट। तो मेरे पास मिलियंस चीज़ें हैं आज करने के लिए,
तो ये क्या है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपरबोले कहलाएगा। ठीक है, मिलियन काम होना क्या है, अतिशयोक्ति है, क्योंकि आप एक सेकंड में भी एक काम करोगे तो मिलियन काम आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये अतिशयोक्ति है जिसको हाइपरबोले बोला जाता है। अगला सवाल है, विच लिटरेरी टेक्निक इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी और एग्जिग्रेशन टू क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी और वाइसेस, सटायर, एलिगरी, पैराडॉक्स या आयरनी। तो कौन सी लिटरेरी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है किसी के ह्यूमर, आयरनी या एग्जिग्रेशन को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, जो पीपल की स्टूपिडिटी को बताते हैं? तो वो होता है सटायर या व्यंग्य। समाज की बुराइयों को, लोगों की मूर्खता का मजाक उड़ाकर उनको सुधारने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, विच फिगर ऑफ स्पीच यूजेस लाइक और एज फॉर कंपैरिजन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो यूज़ करता है लाइक और एज कंपैरिजन के लिए? उसको मेटाफोर बोलते हैं, सिमिले बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं या पैराडॉक्स बोलते हैं। तो जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है लाइक और एज के साथ कंपैरिजन के लिए वो कहलाता है सिमिले। जब दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करेंगे और बीच में लाइक लगेगा, जैसे ही इज़ एज ब्रेव एज अ लॉयन, तो ये होता है सिमिले, और बिना उसके करते हैं तो वो हो जाता है आपका मेटाफोर। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, सिमिले, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन या हाइपरबोले। तो अब भी हमने किया मेटाफोर होता है जहाँ पर आप एक चीज़ को दूसरे की संज्ञा दे देते हो बिना लाइक या एज के लिए। तो लाफ्टर को, हंसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अच्छी दवा है, तो ये हो जाएगा आपका मेटाफोर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स। तो एडजेसेंट वर्ड में, एडजेसेंट मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, तो एक के बाद एक आने वाले वर्ड्स में सेम लेटर या साउंड का रिपीट होना क्या कहलाएगा? एसोनेंस कहलाएगा, एलिट्रेशन कहलाएगा, कॉन्सोनेंस कहलाएगा या ओनोमेटोपोइया कहलाएगा? लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग वाला क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द विंड हाउल्ड इन द नाइट, विच यूजेस विच डिवाइस, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, सिमिली या आयरनी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हवा जो है वो हाउल कर रही है, हवा निर्जीव है पर उसको सजीव की संज्ञा दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, पर्सनिफिकेशन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस मिमिक्स द नेचुरल साउंड्स ऑफ अ थिंग। कौन सी डिवाइस है जो मिमिक करती है नेचुरल साउंड, प्राकृतिक आवाज़ किसी चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपोइया बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, हाइपरबोले बोलते हैं या पैराडॉक्स। तो हमने किया है इसका क्वेश्चन, जब वर्ड जो रहता है अपनी ध्वनि को बताता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ओनोमेटोपोइया बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे बज़, फ़ोन की आवाज़ आती है तो हम ट्रिंग ट्रिंग लिखते हैं ना, तो ट्रिंग ट्रिंग क्या बता रहा है, ध्वनि को बता रहा है कि फ़ोन आ रहा है, तो वो हो जाता है ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, डेमोन्स्ट्रेट, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। ये क्या बताता है, अंडरस्टेटमेंट है, हाइपरबोले है, सिमिली है या पर्सनिफिकेशन है? तो पर्सनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, जिसमें निर्जीव को सजीव की संज्ञा दी जाती है, यहाँ तो वो नहीं है। सिमिले क्या होता है, जब आप किसी चीज़ से दूसरे की तुलना करते हो और बीच में लाइक और एज लगता है, तो ये वो भी नहीं है। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है, अपनी बात को, बड़ी बात को छोटी करके बोलना, तो वो अंडरस्टेटमेंट होता है, ये भी नहीं है। पर अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना क्या होता है, अतिशयोक्ति, हाइपरबोले। तो मैं इतना भूखा हूँ कि घोड़ा खा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फायर स्टेशन बर्निंग डाउन इज़ अ क्लासिक केस ऑफ डैश, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी या पैराडॉक्स। तो फायर स्टेशन का काम क्या होता है, फायर स्टेशन का काम होता है आग बुझाना, पर यहाँ पर बोला जा रहा है बर्निंग डाउन, मतलब फायर स्टेशन खुद जल रहा है, तो खुद जल रहा है, ये क्लासिक केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिचुएशनल आयरनी, जहाँ उम्मीद के बिल्कुल विपरीत परिणाम हो उसको बोला जाता है सिचुएशनल आयरनी। आग बुझाने
वाली जगह पर खुद आग लग जाना ये विडंबना है। अगला सवाल देखते हैं, विच डिवाइस रिपीट्स वॉवेल साउंड विद इन वर्ड्स। कौन सा डिवाइस है जो वॉवेल साउंड रिपीट करता है, पर कहाँ पर रिपीट करता है, वर्ड्स के विद इन, बीच में। वर्ड के शुरू में करेगा तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, पर बीच में जो करेगा वो कहलाता है एसोनेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसोनेंस। और अगर कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करेगा तो वो हो जाएगा कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये क्या है, बिगिनिंग है किसकी, अंत की। तो अंत की शुरुआत है, ये क्या है, आयरनी है, पैराडॉक्स है, सिमिली है या हाइपरबोले है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये हो जाएगा आपका पैराडॉक्स, जो सुनने में असंभव लगता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, बिगिनिंग है किसकी, एंड की। तो शुरुआत और अंत एक साथ जो है वो सुनने में असंभव है, तो इसमें कोई गहरा अर्थ छुपा है, इसीलिए इसको बोला जाता है पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंड और मिडिल ऑफ वर्ड्स। तो रिपीटेशन हो रहा है किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का, कहाँ पर, एंड और मिडिल में। तो अब भी हमने किया कि शुरू में होता है साउंड का रिपीटेशन, तो उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। वर्ड के विद इन अगर वॉवेल रिपीट होता है तो वो कहलाता है एसोनेंस। और अगर वर्ड के मिडिल या बीच में कोई साउंड रिपीट होता है कॉन्सोनेंट का तो वो कहलाता है आपका कॉन्सोनेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द यूज़ ऑफ ओ टू एड्रेस एन एब्सेंट पर्सन और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट इज़। तो यूज़ किसका करना है, ओ का, किस लिए, एड्रेस करने के लिए किसी पर्सन को जो एब्सेंट है, या तो फिर किसी ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई करना, क्या कहलाता है, एपोस्ट्रोफ, एल्यूजन, मेटोनिमी या सटायर। तो ये कहलाता है आपका एपोस्ट्रोफ। जब कवि किसी ऐसी चीज़ या व्यक्ति को संबोधित करता है जो वहाँ पे नहीं है तो उसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफ। जैसे ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग, तो इसमें ओ क्या है, एपोस्ट्रोफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूजेस अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल, चेक आउट माई न्यू व्हील्स फॉर अ कार। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा डिवाइस है जो पूरे प्रकरण में से किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि माई न्यू व्हील्स फॉर अ कार, तो मेरे कार की न्यू व्हील्स को चेक करो। तो ये क्या कहलाएगा, मेटाफोर कहलाएगा, सीनिकॉडिक कहलाएगा, पर्सनिफिकेशन या आयरनी। तो द डिवाइस दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट द होल, पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल, वो कहलाता है सीनिक डॉक। इसमें क्या होता है, वस्तु के एक हिस्से का यूज़ करके पूरी वस्तु को बताया जाता है। तो यहाँ पर हम व्हील्स का यूज़ करके पूरी कार को बता रहे हैं। नेक्स्ट है, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो कंटेन्स विच कॉन्ट्रडिक्टरी डिवाइस। तो पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, ये कौन सी कॉन्ट्रडिक्टरी डिवाइस को बता रहा है, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, हाइपरबोले या सिमिली। तो पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो वो जो है आपका ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन कॉन्ट्राडिक्टरी डिवाइस है। जब दो बिल्कुल विपरीत शब्द स्वीट और सॉरो एक साथ रखे जाते हैं तो उसको बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, मिथ और हिस्टोरिकल इवेंट, इट इज़ एलिट्रेशन, एल्यूजन, एलिगरी या आयरनी। तो जो रेफरेंस होता है किसी जाने पहचाने इंसान का, मिथ का या हिस्टोरिकल इवेंट का, उसको बोला जाता है एल्यूजन, किसी प्रसिद्ध संदर्भ की ओर इशारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूजेस नॉट विद एन अपोजिट वर्ड टू मेक अ पॉइंट, ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर। तो कौन सा डिवाइस है जो नॉट का यूज़ करता है किसके लिए, किसी अपोजिट वर्ड को एक पॉइंट बताने के लिए। जैसे ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर, हम गुड सिंगर बोल सकते थे पर गुड की जगह क्या बोल रहे हैं, नॉट अ बैड सिंगर। तो वो क्या कहलाता है, हाइपरबोले कहलाता है, लिटोट्स कहलाता है, मेटाफोर कहलाता है या पर्सनिफिकेशन। तो हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। मेटाफोर में हम एक चीज़ को दूसरे की संज्ञा देते हैं। पर्सनिफिकेशन होता है जिसमें निर्जीव चीज़ को सजीव की संज्ञा दी जाती है। पर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसका ऑपोजिट वर्ड नॉट के साथ बोलते हैं तो वो कहलाता है आपका लिटोट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का अंडर स्टेटमेंट है जिसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग करके सकारात्मक बात कही जाती है।
अगला सवाल है विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स रिवर्सिंग द ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन टू पैरेलल क्लॉसेस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि रिवर्स कर देता है ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड को दो पैरेलल क्लॉज में। पहला है ऑप्शन एंटीथेसिस, कियास्मस, पैराडॉक्स या ऑक्सीमोरन। जो फिगर ऑफ स्पीच जो रिवर्स करता है ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को दो पैरेलल क्लॉज में वो कहलाता है चियास्मस। इसमें शब्दों या व्याकरण के क्रम को पलट देते हैं, जैसे कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो दो विपरीत विचार है, उनको एक संतुलित वाक्य में रखा जाता है, इसी को बोला जाता है कियास्मस। जो विरोधाभासी आपके दो सही सेम वाक्य है, बस उसका सेंटेंस बदल दिया गया है। और पैराडॉक्स किसको बोलते हैं? एक विरोधाभासी कथन को। और ऑक्सीमोरॉन जो रहता है दो विरोधी शब्द एक साथ होते हैं, जैसे बिटर और स्वीट। नेक्स्ट है फेयर इज सोल एंड फोल इज फेयर। फेयर is foul and foul is fair. What does this line Shakespeare represent? तो ऑक्सीमोरॉन, पर्सनिफिकेशन, पैराडॉक्स या मेटोनिमी। तो फेयर इज फोल एंड फोल इज फेयर, यहाँ पर आपका क्रम पलट दिया गया, तो वो क्या कहलाता है? पैराडॉक्स। एक विरोधाभासी सत्य को दर्शा रहा है जो अच्छा दिखता है पर बुरा हो सकता है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जहाँ शब्द साथ साथ नहीं है, इसलिए ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे नहीं है। पर्सनिफिकेशन जब निर्जीव को सजीव की संज्ञा देते हैं, और मेटोनिमी जब किसी संबंधित वस्तु से पहचान बताते हैं। अगला सवाल है व्हेन अ राइटर addresses an abstract concept or an absent person it is called एपिस्ट्रॉफ, पर्सनिफिकेशन, एल्यूजन या मेटाफोर। तो जब राइटर एड्रेस करता है किसी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि आप उसको अपने मन के में बनाए हो उस कॉन्सेप्ट को, या जो पर्सन वहाँ नहीं है उसको एड्रेस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें ओ लगा करके उस चीज़ को बुलाया जाता है। पर्सनिफिकेशन हमने पढ़ा, निर्जीव को सजीव की संज्ञा देना। एल्यूजन मतलब किसी प्रसिद्ध घटना का इशारा करना। और मेटाफोर का मतलब है बिना लाइक के सीधी तुलना। अगला सवाल है विच डिवाइस यूजेस अ क्लोजली एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट। कौन सा डिवाइस है जो क्लोजली एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को एक कॉन्सेप्ट की तरह रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। द सूट्स डिसाइडेड द कंपनीज फेट। ऑप्शंस हैं सीनिक डॉक, मेटोनिमी, एलिगोरी या सिम्बॉलिज्म। तो जो डिवाइस है जो क्लोजली एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है किसी कॉन्सेप्ट से, वो है आपका मेटोनिमी। सूट शब्द का प्रयोग किया गया है कि बिजनेस अधिकारियों के लिए, क्योंकि वो सूट पहनते हैं, और संबंधित वस्तु से संबोधित करना कहलाता है मेटोनिमी। सीनिक टॉक होता है किसी वस्तु के हिस्से को पूरे के लिए इस्तेमाल करना, जो हमने किया था कि व्हील्स को बता करके कार को दिखाया था। एलिगरी होता है एक पूरी कहानी जो किसी छिपे हुए अर्थ को दर्शाती है। और सिंबॉलिज्म एक वस्तु के किसी विचार को प्रकट करती है। अगला सवाल है व्हाट इज द टर्म फॉर अ ब्रीफ इम्प्लिसिट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। कौन सा है टर्म जो क्या करता है? रेफरेंस देता है किसी पर्सन, प्लेस या इवेंट का। एलिगरी है, सिंबॉलिज्म है, एल्यूजन है या इमेजरी है। तो इसको बोला जाता है आपका एल्यूजन। किसी ऐतिहासिक घटना का आपको संक्षिप्त उल्लेख करते हो। एलिगरी होता है प्रतीकात्मक लंबी कहानी। सिंबॉलिज्म होता है प्रतीकों का प्रयोग। और इमेजरी होता है शब्दों से चित्र खींचना। अगला सवाल है विच डिवाइस यूजेस टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स प्लेस्ड साइड बाय साइड। कौन सा डिवाइस है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो साइड बाय साइड लिखे जाते हैं। जैसे कोल्ड फायर, तो ठंडा फायर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसको क्या बोला जाता है? पैराडॉक्स बोला जाता है, ऑक्सीमोरॉन बोला जाता है, एंटीथेसिस बोला जाता है या कियास्मस। तो इसको बोला जाता है आपका ऑक्सीमोरॉन, जब दो विरोधी शब्द बिल्कुल अगल बगल हो। और एंटीथेसिस होता है विरोधी विचारों का संतुलन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है अ कैरेक्टर हुज ट्रेट्स कॉन्ट्रास्ट विद द प्रोटैगनिस्ट टू हाईलाइट द प्रोटैगनिस्ट क्वालिटीज इज नोन एज डायनेमिक कैरेक्टर, स्टॉक कैरेक्टर, फॉइल या एंटागोनिस्ट। तो कैरेक्टर हुज ट्रेट कॉन्ट्रास्ट विद द प्रोटैगनिस्ट टू हाईलाइट द प्रोटैगनिस्ट क्वालिटी इज नोन एज फॉइल। वह पात्र जो मुख्य पात्र की खूबियों को उभारने के लिए उसके विपरीत दिखाया जाता है।
डायनेमिक कैरेक्टर होता है जो कहानी के साथ दौरान बदल जाते हैं। स्टॉक कैरेक्टर जो रूढ़िवादी पात्र होता है। और एंटागोनिस्ट होता है मेन खलनायक। अगला सवाल है, स्टार्टिंग अ नरेटिव इन द मिडिल ऑफ द एक्शन इज रिफर्ड टू एज इन मीडिया रेस, फ्लैशबैक, फॉरशैडोइंग या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो नरेटिव होता है मिडिल ऑफ एक्शन, उसको बोला जाता है आपका इन मीडिया रेस। कहानी को शुरुआत की वजह क्या करते हैं, बीच की किसी घटना से शुरू करते हैं, फिर फ्लैशबैक हो जाता है जिसमें पुरानी घटना को याद करते हैं, फॉरशैडोइंग में भविष्य की घटना का संकेत देते हैं, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है पात्र के मन में चल रहे विचारों का निरंतर प्रवाह। अगला सवाल है, व्हाट इज़ विग्नेट इन लिटरेचर। लिटरेचर में विग्नेट क्या है। लॉन्ग एपिक पोएम है, डिटेल कैरेक्टर हिस्ट्री है, अ वेरी ब्रीफ इवोकेटिव डिस्क्रिप्शन और सीन, या ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो विग्नेट जो होता है वो होता है आपका ब्रीफ एवोकेटिव डिस्क्रिप्शन और सीन। विग्नेट एक छोटा और प्रभावशाली दृश्य जो किसी पल का चित्रण करता है। एपिक पोएम जैसे रामायण या महाभारत, और मोनोलॉग जैसे पंचनामा, प्यार का पंचनामा में कार्तिक आर्यन ने जो दिया नहीं था वो लंबा सा भाषण किसी पात्र का, उसको बोला जाता है मोनोलॉग। अगला सवाल है, अ कैरेक्टर स्पीकिंग देयर थॉट्स अलाउड वाइल अलोन ऑन स्टेज। ये क्या होता है, असाइड, डायलॉग, सोलिलोकी या मोनोलॉग। तो एक कैरेक्टर जो अपने थॉट को ज़ोर से अकेले स्टेज में बोलता है वो होता है आपका सोलिलोकी। जब अकेला मंच पर अपनी मन की बात कहता है ताकि दर्शक सुन सके, उसको सोलिलोकी बोलते हैं। असाइड होता है जब पात्र दर्शकों से कुछ कहता है पर मंच के जो बाकी पात्र हैं वो नहीं सुनते। डायलॉग दो के बीच की बातचीत होती है। और मोनोलॉग एक व्यक्ति का लंबा भाषण जो दूसरों के सामने हो सकता है, मतलब दूसरा भी कोई, जैसे प्यार का पंचनामा में बोलता नहीं, बाकी 3-4 लोग खड़े रहते हैं और वो बोलता है, वो मोनोलॉग है। और सोलिलोकी क्या है, जब वो बस अकेला रहेगा बाकी कोई नहीं रहेगा। अगला सवाल है, व्हाट रिफर्स टू एन इनफॉर्मल वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। वर्नाक्यूलर, कॉलोक्विलिज्म, स्लैंग या जार्गन। तो जो इनफॉर्मल वर्ड या एक्सप्रेशन जो एवरीडे स्पीच में होता है वो कहलाता है कॉलोक्विलिज्म। कॉलोक्विलिज्म मतलब आम बोलचाल की भाषा के शब्द। वर्नाक्यूलर किसी खास क्षेत्र की मातृभाषा। स्लैंग जो होता है जो अनौपचारिक शब्द होता है, जैसे आजकल होते हैं ना, ब्रो होता है, बे होता है, ये सब क्या है, स्लैंग है। और जैर्गन क्या है, किसी खास पेशे की तकनीकी भाषा को बोला जाता है जैर्गन। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर न्यूली कॉइंड और इन्वेंटेड वर्ड्स। जो न्यूली कॉइंड और इन्वेंटेड वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नियोलॉजिज्म, आर्केज़म, डायलेक्ट या वर्नाक्यूलर। तो वो कहलाता है नियोलॉजिज्म। जो नए बनाए गए शब्द होते हैं, पुराने शब्द जो रहते हैं वो कहलाते हैं आर्केज़म, और डायलेक्ट मतलब होता है बोली। अगला सवाल है, काइंडली बटर योर ब्रेड एंड लेट मी गूगल दैट। ये एग्जाम्पल्स किस डिवाइस के हैं। वेयर अ नाउन इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। मेटोनिमी है, एंथीमेरिया है, कन्वर्जन है या मेटाफोर है। तो ये आपका कहलाता है एंथीमेरिया, जिसमें संज्ञा को किसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्जन जो रहता है वो व्याकरणिक श्रेणी बदलना इसी का हिस्सा है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर स्वैपिंग द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ वर्ड्स फॉर अ कॉमिक इफेक्ट। हियर्स द मिस्ट्री लेक्चर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्वैप करा जाता है किसको, इनिशियल कांस्टेंट साउंड को किसी कॉमिक इफेक्ट के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पन बोलते हैं, स्पूनरिज्म बोलते हैं, मेला प्रोपिज्म बोलते हैं या एलिट्रेशन। तो वो कहलाता है आपका स्पूनरिज्म। शब्दों के शुरुआती अक्षरों को गलती से या मजाक में बदल देते हैं। पन जो रहता है वो एक शब्द के दो अर्थ, जैसे श्लेष अलंकार। और माला प्रोपिज्म होता है गलत शब्द का इस्तेमाल करना जो सुनने में सही लगे। अगला सवाल है, विच टर्म रिफर्स टू द रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स डिस्टिंक्ट वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो जो रीजनल वेरिएशन होता है लैंग्वेज में वो क्या कहलाता है, स्लैंग होता है, कॉलोक्वियलिज्म होता है, डायलेक्ट या नियोलॉजिज्म। तो वो आपका कहलाता है डायलेक्ट, जो बोली कहलाती है हिंदी में। अगला सवाल, अच्छा ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके जो क्वेश्चंस हैं आजकल इंग्लिश के में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस का जो है वो एक नया वीडियो बनाया गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा काम पसंद आ रहा है, यू कैन हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू वांट टू support us, do subscribe the channel and share this video with your friends and family. Thank you, have a nice day। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।